नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लैब में। मेरा नाम है अंजू और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हम हर बार की तरह ही आज के टॉपिक को भी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो आज का टॉपिक है लिंग। लिंग शब्द यानी कि जेंडर। इंग्लिश में हम इसको जेंडर बोलते हैं, हिंदी में लिंग बोलते हैं। लेकिन लिंग शब्द को हमने संस्कृत भाषा से लिया गया है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है लिंग। और इसका मतलब होता है चिन्ह या पहचान, यानी कि किसी भी चीज की पहचान। तो जिस तरह से हम सभी लोगों की अपनी अलग अलग पहचान होती है, उसी तरह से संज्ञा शब्दों की भी कुछ पहचान होती है। हमारी पहचान हमारे अपने खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली इत्यादि के आधार पर होती है। लेकिन व्याकरण में संज्ञा शब्दों की पहचान या तो स्त्री जाति के रूप में होती है या पुरुष जाति के रूप में होती है। और संज्ञा शब्दों की इसी पहचान को हम लिंग कहते हैं। भाषा में लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। लिंग के बिना संज्ञा शब्द किसी भी वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। और वाक्य में जो क्रिया होती है वो भी लिंग के अनुरूप ही बदलती रहती है। तो चलिए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हम सभी लोग बचपन से ही लिंग को पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा कि व्याकरण में या भाषा में हमें लिंग को क्यों पढ़ना है या इसकी क्या जरूरत होती है? तो व्याकरण में या फिर भाषा में लिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। संज्ञा शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग अगर करना होता है तो वो लिंग के बिना नहीं हो सकता है। और इसी तरह से जो हमारी वाक्य में क्रिया हम प्रयोग करते हैं, उस क्रिया का रूप भी लिंग के अनुरूप ही बदलता रहता है। तो देखते हैं किस तरह से ये रूप हमारा बदलता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, ये एक हमारा वाक्य हो गया। तो घोड़ा, घोड़ा क्या है? घोड़ा एक संज्ञा शब्द है। अगर हम इसको घोड़ा ये इतना छुपा देते हैं या इतने को हम लिखते ही नहीं है, सिर्फ घोड़ा शब्द लिखा हमने, तो घोड़ा घोड़े शब्द से मतलब संज्ञा शब्द से हम क्या कर सकते हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घोड़ा क्या? घोड़ा घास खाता है, घोड़े चने खाता है, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा सो रहा है, क्या? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जो संज्ञा शब्द हैं उनको हम अगर समझना चाहते हैं तो उनको किसी न किसी वाक्य में हमें प्रयोग करना पड़ता है। और जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमारी जो क्रिया है वो लिंग के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या हमें बता रहा है कि एक नर है या पुरुष जाति का है। तो घोड़ा जब पुरुष जाति का है तो उसके लिए हमने क्रिया, दौड़ना क्रिया है, तो दौड़ने के लिए हमने क्या लगाया? दौड़ता है। और यही यदि घोड़े की जगह घोड़ी शब्द होता तो घोड़ी क्या है? मादा, यानी कि ये स्त्री जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें बता रहा है कि घोड़ी स्त्री जाति का शब्द है। तो घोड़ी दौड़ती है, दौड़ता की जगह क्या हो गया? दौड़ती। जबकि दौड़ना एक क्रिया है और क्रिया का रूप हमारा किस तरह से बदल रहा है? जब पुरुष जाति की बात करी तो दौड़ता आया, और जबकि यही हमने स्त्री जाति की बात करी घोड़ी, तो घोड़ी के लिए हमारा क्या शब्द हो गया? दौड़ती है। तो इस तरह से क्रिया का जो रूप होता है वो लिंग के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। इसी तरह से जैसे क्रिया का रूप बदलता है, कुछ विशेषण भी ऐसे ही होते हैं। सारे विशेषण तो नहीं, लेकिन बहुत सारे विशेषण होते हैं ऐसे जिनका रूप भी क्रिया के अकॉर्डिंग लिंग के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे छोटा बच्चा, वही हमने लिखा छोटी बच्ची। अब ये जो बच्चा है, बच्चा हमारे पुरुष जाति का बता रहा है कि पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो पुरुष और छोटा क्या है? एक विशेषण हो गया इसका कि बच्चा कैसा है? छोटा है। तो जो पुरुष जाति का है तो पुरुष जाति हमारी लिंग हो गया, और पुरुष जाति के अकॉर्डिंग ही हमारा जो विशेषण है उसका रूप बदल गया। उसके लिए हमने छोटा शब्द यूज करा। वही जब ये बच्ची स्त्री जाति का हमें बोध करा रही है, और जब बच्ची हमने शब्द यूज करा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा विशेषण भी बदल गया है, विशेषण का रूप बदल गया है। छोटा की जगह हमने छोटी किया। इसी तरह से बहुत सारे विशेषण होते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ठंडा पानी।
पानी हमें बता रहा है कि ये पुरुष जाति का है, तो इसके लिए हमने ठंडा विशेषण यूज करा। और जब यदि हम चाय की बात करें तो ठंडी चाय, तो इसमें भी आपने देखा ठंडा एक विशेषण शब्द है, उसका रूप बदल रहा है, लिंग के अकॉर्डिंग उसका रूप बदल रहा है। इधर पानी के साथ में ठंडा आया और चाय के साथ में ठंडी आया। ऐसे ही मोटा लड़का, मोटी लड़की, तो बहुत सारे विशेषण ऐसे होते हैं जो लिंग के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जबकि संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन यदि यहाँ पर अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी के ही 2 प्रकारों के बारे में हम बात करेंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग क्या होते हैं और पुल्लिंग क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहीं जबकि है ना, यदि अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन यहाँ पर अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम हिंदी के ही प्रकारों के बारे में बात करेंगे और उनको ही अच्छे से समझेंगे। तो पहला प्रकार है पुल्लिंग। पुल्लिंग यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कि ट्रक, हवाई जहाज, हाथ, सेब इत्यादि। तो ट्रक को हम कैसे पहचानेंगे कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का? तो हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं या वाक्य को बनाते हैं। ट्रक खराब हो गया, तो खराब हो गया ऐसा ही बोलते हम, ऐसा तो नहीं बोलते कि ट्रक खराब हो गई। तो ट्रक खराब हो गई ये सेंटेंस हमारा गलत है, और जबकि सही क्या है, ट्रक खराब हो गया। तो खराब हो गया, इससे हमें समझ आ रहा है कि ट्रक एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है और ये पुल्लिंग में ही आएगा। हाथ टूट गया, हम ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं हम कि हाथ टूट गई। तो हाथ टूट गई ये वाक्य है ना गलत हो गया, गलत है, और सही क्या है, हाथ टूट गया। इससे हमें पता चल रहा है कि हाथ एक पुरुष जाति का बोध करा रहा है और हाथ पुल्लिंग में आएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, पुस्तक और बिल्ली, और भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो रेलगाड़ी को हम किस तरीके से पहचानेंगे, रेलगाड़ी छूट गई, क्या बोलते हैं, छूट गई। हम ऐसा तो नहीं बोलते कि रेलगाड़ी छूट गया, नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, रेलगाड़ी छूट गई। तो छूट गई शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये स्त्री जाति का शब्द है और ये किसमें आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। पुस्तक फट गई, पुस्तक फट गया ऐसा हम कभी बोलते हैं क्या, नहीं ना, हम ऐसा कभी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, पुस्तक फट गई। तो पुस्तक फट गई हमें समझ आ रहा है इससे कि ये स्त्रीलिंग है और स्त्री जाति का ही हमें बोध करा रहा है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि उनके लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, चाहे वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाए चाहे वो पुल्लिंग में प्रयोग किए जाए। ऐसे संज्ञा शब्दों को हम उभयलिंगी कहते हैं। मीन्स जो संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही एज इट इज प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, दोनों में ही समान रूप से प्रयोग हो रहे हैं, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम उभयलिंगी कहते हैं। और उभयलिंगी में पदों के नाम आते हैं। वहीं इसकी परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में हो सकता है। जैसे पदों के नाम, पदों के नामों में क्या आता है, डॉक्टर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, ये सारे पदों के, मंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे जो भी पदों के नाम होते हैं, ये सारे पदों के नाम उभयलिंगी होते हैं, वो एज इट इज ही दोनों में यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ आ रहा है कि कोई पुरुष डॉक्टर है जो आ रहा है। वहीं अगर हमने डॉक्टर शब्द को इस वाक्य में प्रयोग किया है, डॉक्टर आज नहीं आई, तो इस वाक्य को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डॉक्टर शब्द है वो किसी महिला डॉक्टर के लिए प्रयोग किया गया है। तो आपने देखा शब्द एक ही है, डॉक्टर, डॉक्टर एक ही संज्ञा शब्द है, पद है, जो दोनों में चाहे वो पुल्लिंग हो
चाहे वो स्त्रीलिंग हो, दोनों में समान रूप से प्रयोग हो रहा है। उसके लिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री देश से बाहर गए हैं, तो इस उदाहरण को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इसमें जो प्रधानमंत्री पद का हमने यूज किया है, ये शब्द का यूज किया है, वो हम किसी पुरुष प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं, जब उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। वहीं इसका जो दूसरा उदाहरण है, प्रधानमंत्री आज बैठक में भाग नहीं लेंगे, तो इस उदाहरण से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमने प्रधानमंत्री शब्द यूज किया है वो किसी महिला प्रधानमंत्री के लिए किया है। यानी कि प्रधानमंत्री एक ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग हो जाता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अभी आपने देखा कि सारे पदों के नाम उभयलिंगी में आ जाते हैं, लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है। अपवाद वो यह है कि अध्यापक, अध्यापक एक ऐसा पद है जो पुल्लिंग में आता है और इसका स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। तो बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि अध्यापक ही एक ऐसा पद होता है जो उभयलिंगी नहीं होता है। ये इसका पुल्लिंग होता है अध्यापक और स्त्रीलिंग होता है अध्यापिका। तो बच्चों इन सारे शब्दों को तो अभी आप इजीली समझ पा रहे हो, लेकिन जैसे कि जो सजीव होते हैं, मीन्स पशु पक्षी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको तो हम नर और मादा के आधार पर पहचान जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग में आएगा और ये पुल्लिंग में आएगा, क्योंकि ये अगर मादा है तो स्त्रीलिंग में आएगा और नर है तो ये पुल्लिंग में आएगा। लेकिन कुछ निर्जीव चीजें भी होती हैं जिनको तो हम पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें नर मादा तो कुछ भी होता ही नहीं है। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल में तो नर और मादा कुछ है ही नहीं। पेन है, पंखा है, कूलर है, इनमें नर और मादा क्या है, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें निर्जीव हैं। ऐसे ही दुनिया में सभी निर्जीव चीजें, जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं, उन सभी निर्जीव चीजों में हम कैसे लिंग का निर्धारण करेंगे, कैसे उनके लिंग को पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग में आएगा या नहीं आएगा। निर्जीव चीजों के लिंग को पहचानने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनना, उसको समझना कि ये ट्रिक क्या होती है। निर्जीव चीजों के लिंग को पहचानने के लिए हम निर्जीव चीजों के लिंग को हम क्रिया, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 चीजों के द्वारा पहचान सकते हैं, जो कि ये है क्रिया। क्रिया हम है ना, कोई भी संज्ञा शब्द है निर्जीव चीजों का, तो जो भी संज्ञा शब्द है उसमें हम कोई भी क्रिया जोड़ लें तो उससे भी हम पता चल सकता है कि ये कौन सा लिंग है। इसी तरह से हम विशेषण, उस संज्ञा शब्द में हम कोई उसमें उस संज्ञा शब्द में हम विशेषण जोड़ दें। क्या विशेषण जोड़ेंगे, अच्छा या अच्छी। ये विशेषण जोड़ के हम पता कर सकते हैं कि उस निर्जीव चीज का या उस निर्जीव जो चीज का संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द का क्या लिंग होगा। उसी तरह से सर्वनाम है, तो सर्वनाम में मेरा या मेरी, संज्ञा शब्द के पहले हम मेरा या मेरी जोड़कर हम पता लगा सकते हैं कि उसका क्या लिंग होगा। जैसे कि दीवार, दीवार क्या है, एक निर्जीव चीज है। ये संज्ञा शब्द जो दीवार है उसमें हमने मेरा मेरी लगाया। सबसे पहले मेरा मेरी क्या है, सर्वनाम है, तो हमने लिखा मेरा दीवार, मेरी दीवार। तो आपको सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, मेरा दीवार, ये अच्छा लग रहा है क्या, ये सही लग रहा है आपको, नहीं, तो ये गलत हुआ। मेरी दीवार, तो ये आपको अच्छा भी लग रहा है और ये सही भी है। तो मेरी दीवार, इससे हमें समझ आ रहा है कि दीवार क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर हम विशेषण जोड़ना चाहें इसी में तो क्या करेंगे, अच्छा दीवार, अच्छा दीवार लग रहा है क्या, सही, इसको सुनने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या है, गलत है। अच्छी दीवार, अच्छी दीवार, ये हमें सुनने में सही लग रहा है। तो अच्छी शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि दीवार जो है वो एक स्त्रीलिंग है। इसी तरह से पृथ्वी, मेरा पृथ्वी, मेरी पृथ्वी, तो आपको सुनने में क्या अच्छा लग रहा है, मेरा पृथ्वी नहीं अच्छा लग रहा है, मेरी पृथ्वी, ये हमें सुनने में अच्छा भी लग रहा है और सही भी लग रहा है। तो पृथ्वी क्या हुई, एक स्त्रीलिंग हुआ। पेड़, मेरा पेड़, मेरी पेड़, तो पेड़ सबसे पहले हमने मेरा मेरी जो कि एक सर्वनाम है हमने जोड़ा उसमें, तो मेरा पेड़ सुनने में सही लग रहा है। मेरी पेड़, मेरी पेड़ ऐसा कुछ सुना नहीं है कभी भी हमने, और ना तो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है ना सही लग रहा है, तो इसका क्या होगा सही, मेरा पेड़। तो मेरा पेड़ क्या है, पुल्लिंग है, इससे हमें पता चला मेरा पेड़ पुल्लिंग है। और यदि हम पेड़ में ही विशेषण जोड़े अच्छा और अच्छी, अच्छा पेड़, अच्छी पेड़, तो अच्छी पेड़ हमें सुनने में सही नहीं लग रहा है, तो ये
नहीं होगा। सही क्या होगा? अच्छा पेड़। अच्छा पेड़ से हमें समझ आ रहा है कि पेड़ जो है वो पुल्लिंग है। इसी तरह से कानपुर, मेरा कानपुर, ये सुनने में सही लग रहा है, जबकि मेरी कानपुर, मेरी कानपुर, ये सुनने में हमें सही नहीं लग रहा है। और ये यदि हम कानपुर में विशेषण जोड़ें तो अच्छा या अच्छी, अच्छा कानपुर, अच्छी कानपुर, अच्छी कानपुर में सुनने में सही नहीं लग रहा है, ये गलत है। सही क्या है? अच्छा कानपुर। तो हम विशेषण जोड़े या सर्वनाम जोड़े, इन दोनों को हमें संज्ञा शब्द से पहले ही जोड़ना होता है, तो हमें पता चल जाता है कानपुर क्या है? पुल्लिंग है। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं, उनमें हम मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, ये शब्द जोड़कर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी तरह से अभी तो हमने विशेषण और सर्वनाम जोड़े हैं। इसी तरह से हम क्रिया, कोई सी भी क्रिया, मतलब कि इन्हीं शब्दों में हम कोई सी भी क्रिया जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे इसी में देखते हैं हम दीवार, दीवार टूट गई, टूटना एक क्रिया है, हमने इसमें क्रिया जोड़ दी, दीवार टूट गई, तो टूट गई, टूट गई से हमें समझ आ रहा है दीवार क्या है? स्त्रीलिंग है। पेड़, पेड़ सूख गया, तो क्या पता चला हमें? पेड़ क्या है? पुल्लिंग है। इसी तरह से हम कोई सा भी है ना क्रिया जोड़ सकते हैं, विशेषण जोड़ सकते हैं, सर्वनाम जोड़ सकते हैं, इनका प्रयोग करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी निर्जीव चीज का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जब भी विशेषण या सर्वनाम, विशेषण या सर्वनाम, ध्यान से सुनिएगा, विशेषण या सर्वनाम जब भी हम है ना इन संज्ञा शब्दों में लगाते हैं तो ये हमें पहले लगाना है, संज्ञा शब्दों के पहले लगाना है, ना कि संज्ञा शब्दों के बाद। अगर संज्ञा शब्दों के बाद में आप लगाते हैं तो ये कई बार गलत भी हो जाते हैं। जैसे कि मेरा कानपुर अच्छा शहर है, या मेरा कानपुर मुझे पसंद है। तो अभी तो इसमें है ना हमने कानपुर से पहले मेरा लगाया तो हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम इसमें बाद में लगाते हैं कि कानपुर मेरी पसंद है, तो अभी ये देखो कानपुर में क्या मेरी शब्द आ गया, लेकिन मेरी शब्द से तो ये स्त्रीलिंग लग रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, कानपुर शब्द के बाद, कानपुर एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द के बाद में मेरी आया है। ये जो मेरी आया है वो मेरी हमने पसंद शब्द के लिए प्रयोग किया है, ना कि कानपुर के लिए किया है। तो अगर आप ये वाक्य को पढ़ेंगे कि कानपुर मेरी पसंद है, तो इसमें मेरी आके आप लगा देंगे जल्दबाजी में कि ये स्त्रीलिंग है, और तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि आपको ये कभी भी बाद में नहीं लगाने हैं, हमेशा संज्ञा शब्दों के पहले ही लगाने हैं, तो आपको एकदम सटीक उत्तर मिलेगा। बच्चों अब आपको बताना है कि बर्फ और अदरक, इनमें कौन सा लिंग है। आप कमेंट करके ये बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। दोस्तों बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट पुल्लिंग शब्दों के बारे में बता रही हूँ, जो कि ये हैं। जैसे देशों के नाम, देशों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अमेरिका, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, और भी कई सारे देश हैं, उन सभी के नाम किसमें आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जैसे श्रीलंका, चिली, इटली, तुर्की और जर्मनी। ये जो कुछ देशों के ये नाम हैं जो पुल्लिंग नहीं होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, कंचनजंगा इत्यादि। लेकिन इसमें भी एक अपवाद होता है कि अरावली, अरावली की जो पहाड़ियां होती हैं वो पुल्लिंग में नहीं आती हैं, वो स्त्रीलिंग में आती हैं। हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम दोस्तों हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, आषाढ़, माघ, फागुन इत्यादि। पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम भी हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि नीम, पीपल, आम, सागौन, केला, शीशम इत्यादि। तरल पदार्थों के नाम, तरल पदार्थों के नाम भी हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं, दूध, दही, तेल, घी इत्यादि। अब आप कहेंगे कि दही, बहुत सारे लोग दही को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों दही शब्द पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। हम बोलने में कहते हैं कि दही अच्छी है, दही खट्टी है, लेकिन ये गलत होता है। दही शब्द स्त्रीलिंग नहीं होता है, दही पुल्लिंग में ही होता है। इसमें तरल पदार्थों के अपवाद में आता है चाय, लस्सी, शराब।
चाय, लस्सी, शराब, ये 3 शब्द ऐसे होते हैं, तरल पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, ये पुल्लिंग नहीं होते हैं। इसी तरह से अंगों के नाम, अंगों के नामों में हाथ, पैर, दांत, पेट, होंठ इत्यादि जो भी है वो सभी पुल्लिंग में ही होते हैं। इसमें अपवाद क्या होता है? नाक, कोहनी, आंख, गर्दन, ठोड़ी, ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, ये पुल्लिंग में नहीं आते हैं। बाकी के जितने भी अंगों के नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के, ग्रहों के नाम जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो पुल्लिंग में नहीं आता है, ये स्त्रीलिंग होता है। पृथ्वी इसका अपवाद होता है। तो चलिए अब हम ऐसे ही कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में भी देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों में क्या आते हैं। जिस तरह से कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं उसी तरह से कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे कि नदियों के नाम, नदियों के नाम हमेशा ही स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, बेतवा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, सतलज इत्यादि। जितनी भी नदियां होती हैं इन सभी के नाम हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट है तिथियों के नाम। तो जो हिंदी महीने की तिथियां होती हैं जैसे कि अष्टमी, नवमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी इत्यादि, ये जो तिथियां होती हैं ये सारी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे रोहिणी, भरणी, अश्विनी, ये जितने भी नक्षत्रों के नाम होते हैं ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा, बोली, लिपियों के नाम, ये सभी भी नाम स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इत्यादि जितनी भी भाषा होती हैं, बोली होती हैं, लिपियां होती हैं, इन सभी के नाम हमेशा ही स्त्रीलिंग में आते हैं। लिंग परिवर्तन के वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मैं कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन के नियम के बारे में बता रही हूँ, जिससे आपको लिंग परिवर्तन करने में आसानी रहेगी। जैसे किसी भी शब्द के पीछे वान आता है तो वान शब्द है ना चेंज होकर वती बन जाता है, जैसे भगवान, भगवान का क्या हो जाएगा? भगवती। गुणवान, तो इसमें भी पीछे वान आ रहा है, वान शब्द चेंज होकर वती बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? गुणवती। सत्यवान, सत्यवान बदल के क्या हो जाएगा? सत्यवती। तो इस तरह से इसका लिंग परिवर्तन होता है। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अंत में मान शब्द आता है, तो मान शब्द चेंज होकर मति हो जाता है। इस तरह से इनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलता है। जैसे कि श्रीमान, पुल्लिंग में क्या होगा? श्रीमान। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? मान शब्द चेंज होकर मति बन जाएगा, तो क्या होगा? श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। शक्तिमान, शक्तिमती। तो इस तरह से इनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप बदलता है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में अक होता है। क्या होता है? अक। और अक चेंज होकर क्या बन जाता है? इका। जैसे लेखक, क्या है इसमें? अक है, और ये चेंज होकर क्या बन रहा है? लेखिका, इका। लास्ट में क्या आ रहा है? इका आ रहा है, तो लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका। नायक, नायक का क्या हो जाएगा? नायिका। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अंत में ता आता है और ता चेंज होकर त्री बन जाता है, जैसे कि नेता, नेता चेंज होगा नेत्री। विधाता, विधाता क्या बन जाएगा? विधात्री। ज्ञाता, ज्ञात्री। दाता, दात्री। तो इस तरह से इनका स्त्रीलिंग में रूप परिवर्तन होता है। और जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो आ चेंज होकर आ बन जाता है, जैसे प्रिय, तो क्या होगा इसका स्त्रीलिंग? प्रिया। छात्र, छात्रा। सुत, सुता। बाल, बाला। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग इनका बनता है। कुछ शब्द मूल रूप से पुल्लिंग ही होते हैं, लेकिन जब हम उनका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उन शब्दों के आगे मादा लग जाता है और उनका स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कौआ, कौआ क्या है? मूल रूप से ये पुल्लिंग ही है, लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये मादा कौआ हो जाएगा। इसी तरह से चीता, भालू, मगरमच्छ और खरगोश हैं, ये सारे शब्द क्या है? मूल रूप से पुल्लिंग ही है, लेकिन जब इनका हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो चीता का हो जाएगा मादा चीता, भालू का हो जाएगा मादा भालू, मगरमच्छ का हो जाएगा मादा मगरमच्छ और खरगोश का हो जाएगा मादा खरगोश। इसी तरह से
जैसे कि है ना, ये कुछ शब्द ये हैं जो हमेशा ही ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो इसी तरह से कुछ और भी शब्द होते हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। जब इनका हमें पुल्लिंग बनाना होता है तो हम उन शब्दों के आगे नर लगा देते हैं और इनका पुल्लिंग बन जाता है। जैसे कि कोयल, कोयल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन जब हमें इसका पुल्लिंग बनाना होगा तो हम इसके आगे नर कोयल नर शब्द लगा देंगे और ये बन जाएगा नर कोयल। इसी तरह से मक्खी, लोमड़ी, चील और छिपकली, ये सभी शब्द क्या है, हमेशा ही ये स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन जब हमें इनका पुल्लिंग बनाना होता है तो हम इन शब्दों के आगे नर लगा देते हैं। जैसे नरमक्खी, लोमड़ी का हो जाएगा नर लोमड़ी, चील का हो जाएगा नर चील और छिपकली का हो जाएगा नर छिपकली। तो इस तरह से इनके पुल्लिंग चेंज होते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।